एक दिन जब ग्रेगर सेंसा अपनी नींद से जागा तो उसने पाया कि वो एक विशाल कीड़े में तब्दील हो चुका है। अगर आपकी रुचि साहित्य में, खासकर अस्तित्ववादी दर्शन में है, तो फ्रांज काफ्का की लाइन आपने ज़रूर सुनी होगी। काफ्का दुनिया की कुछ सबसे शानदार पहली लाइनों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इससे भी अस्तित्ववादी लाइन शायद ये हो सकती है कि एक दिन जब सवेरे अपनी आंखें में खोलता हूँ तो खुद को बूढ़ा देखता हूँ। मेरे शरीर की हर कोशिका में मानो 80 साल का क्षय उतर आया है। मानव चक्रवात में उमड़े पेड़ की एक डाल है। अब मन्नत का कोई फीता अब उस पर कोई भार नहीं बढ़ा सकता। मन्नतों का अस्तित्व होता भी इतना ही है। ऐसे ही जब ये किताब अपनी आंखें खोलती है तो हमारी मुलाकात एक अम्मा से होती है, जो लगभग धनुष के आकार से अपनी पीठ सकोड़कर एक दीवार में घुसने का जतन में लगी हुई हैं। उसके सगे संबंधियों की हर दी आवाज़ उसे दीवार के सूत दर सूत और करीब ला देती है। दादी अपने रत्ती भर के बचे जीवन में दुनिया से मुंह भंग के चलते एक दीवार से सटकर और दुनिया से मुंह फेर कर अपने बिस्तर पर लेटी हुई है और किसी भी पुकार पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। सिकुड़ती हुई विशाल लिहाफ में अपने में कहीं होने के भ्रम का संकेत देती हुई उसके बेटे, बहू, पोते सबकी आवाज़ें उस दीवार से टकराकर खाली कारतूसों सी मुंह के बल गिर जाती हैं। और फिर एंट्री होती है एक और किरदार की, यानी कि बेटी की। वो बेटी जिसने कभी दहलीज लांघने का दुस्साहस किया था, इस बार वो एक और दुस्साहस लेकर आई थी। कुछ समय के लिए सिकुड़ी हुई अम्मा को दहलीज की दूसरी तरफ अपने घर ले जाने का दुस्साहस। जब बेटी ने दहलीज लांघी थी तो सफलता हाथ लगी थी, इसलिए नियंत्रण को अब परवाह की शक्ल मिल चुकी थी। लेकिन अम्मा की दहलीज लांघना सबसे बड़े बेटे की परवाह पर सवाल उठा देता है। बेटे की सारी सामाजिक प्रगति गफलत का शिकार होने लगती है। मोटे तौर पर यह कहानी दहलीजों को लांघने की ही है। दहलीजें सिर्फ घर की सीमा नहीं, पीढ़ियों की गवाही होती हैं। इसने नवविवाहित दुल्हनों की विदाई देखी है और मायके लौटती आंखों की भीगी चमक भी। इसने पहले नौकरी पर जाते हुए लड़कों की घबराहट सुनी है और स्कूल जाते हुए लड़कियों की हिचक भी। यहाँ रूठ कर गए पड़ोसियों की परछाई अब भी बसती हैं और माता पिता की टिफ़िन को लेकर सुबह हुई बहसें भी दर्ज हैं। यह वो खामोश संतरी है जिसने दिवाली की रंगोली को संजोते और बरसात में उसे बिखेरते भी देखा है। इसकी स्मृति किसी भी सीसीटीवी से कहीं ज़्यादा गहरी है। इस दहलीज लांघने के दुस्साहस की एक भागीदार और थी। इस किरदार का नाम है रोज़ी बुआ। बुढ़ापे में खाल की चटक के साथ कई धारणाओं में भी चटक आ जाती है। अम्मा की रोज़ी के साथ मित्रता भी इस बात की पुष्टि कर रही थी। बेटी का दुस्साहस इस बात भी सफल होते दिख रहा था। अम्मा की तबीयत और मिजाज दोनों में बेहतरी थी, लेकिन ये तबीयत और मिजाज सामान्य नहीं थे। उसने एक आकस्मिक परिवर्तन भी समाहित था, जो हमारे भीतर तब जाग उठेगा जब किसी दिन हम नींद से उठें और खुद को बूढ़ा पाएं। जहाँ 5 दिनों में बीते 50 वर्षों का जीवन जीने का दबाव हमें भीतर से बदलने लगता है। अम्मा को शायद पता था कि उन्हें इस बार खुली आंखों से 50 साल जीने हैं, लेकिन नियति इतनी ही साथ देने वाली होती तो पिछले 50 वर्ष बंद आंखों से क्यों जिए होते। जब अम्माएं गिरती हैं तो कथा के सारे किरदार गिरते पड़ते एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन गिरना एक बार आंखें खुलने के बाद बाधा नहीं होता। अब अम्मा का अपना खुद का सच है, जो वास्तव में सच नहीं पर सच होने से नहीं होता, लगने से होता है। एक दिन अम्मा को पता लगता है कि उसकी मित्र रोज़ी कहीं गायब है। रोज़ी कहती भी थी कि वो जिस समाज से है उनको पासपोर्ट से क्या लेना देना। ना उनकी गिनती मुसलमान किरिस्तान में, ना यहूदी, ना पारसी में, ना आदमी में, ना औरत में। समाज को हमारा नाम नहीं लेना, हमें पहचानना नहीं है। हमें असल क्या, हमें तसव्वुर से भी गायब रखना चाहते हैं, तो हम तो भूत की भांति कहीं भी घुस सकते हैं। कहानी के अगले दौर में अम्मा अपने पड़ोसी देश के साथ एक बॉर्डर पर हैं। नौजवानों के लिए यहाँ देश प्रेम दिखता है, अथाह देश प्रेम। चश्मदीदों को यहाँ भीष्म साहनी, बलवंत सिंह, शहादत मंटो और खुशवंत सिंह देखते हैं। त्रासदी और राष्ट्रवाद में कई बार लकीर बहुत बारीक हो जाती है। अम्मा अब अपनी बेटी के साथ एक ऐसी ज़मीन पर हैं जो हुकूमत के हिसाब से विभाजन के बाद एक गैर मुल्क है, लेकिन अम्मा की इन हुकूमतगारों को रजामंदी नहीं है। उनके पास ना तो सरकारी मोहर के कागज़ों को बटोरने का समय है और ना ही अब अम्मा की नीयत कुछ ऐसा करने की है। अम्मा की अब अपनी खुद की एक मोहर है जो उसकी पहचान से बनी है। वो पहचान जो मुल्क की लकीरें बदल नहीं सकती।
क्या है कि सच सच होने से नहीं, लगने से सच होता है। कुछ है अम्मा की पहचान से जुड़ा जो उसे उस मुल्क ले आया है। कुछ बर्तन समेटने बाकी हैं। सियासती बरसातों की सैलाब अभी पूरी मीड़ नहीं काट पाए हैं। कुछ तैयार खड़ी फसल है जो कई दशकों से अपने काश्तकारों की बर्छियों की राह देख रही है। अम्मा वो हर काम करती हैं जो उसे उसके असली नाम का हकदार बनाता है, और आखिर में अम्मा अपने असली नाम को हासिल भी करती हैं। गीतांजलि श्री की ये किताब किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अगर लेन देन के मामले में आप किताबों से किसी व्यापार घाटे में हैं, या आप दिन में मुश्किल से एक दो पन्ने पलटते हैं, तो ये किताब आपके लिए है। एक पंक्ति में आपको ये अवध के गलियारों में ले जाएगी, और अगली ही पंक्ति में आप खुद को मिथिला, राजपूताना या बुंदेलखंड के अस्तित्व को महसूस करेंगे। ये किताब भाषा के अभिजात्य गुमान से बंधी नहीं है। ये हिंदी तो है, लेकिन आपकी मेरी हिंदी, सरकारी अभिलेखों या विद्वानों की क्लिष्ट हिंदी नहीं। इसकी भाषा किसी व्याकरण के सख्त खांचों से ढली हुई नहीं है, बल्कि किसी चंचल शिशु की तरह मुक्त है, जैसे एक हाथ में मिट्टी है और दूसरे में कोई अधखिला फूल। अब वो इसकी बुआई ना जाने कहाँ कर दे, ये किसी को नहीं पता। कभी वो शब्दों से खेलती हैं तो कभी भावनाओं से, लेकिन जो तय है वो ये कि ये विचारों के मैदान में एक बृहद बीजारोपण की मुहिम की तरह है।